मेरी शैलजा बहन जी से आज भी बात हुई। आई हैड ए टॉक टू हर। ओके। वो मर सकती है। देखिए, इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई नेता मीडिया को फेस नहीं कर रहा, प्रचार के अंदर नहीं जा रहा, और कहीं ना कहीं अगर मैं आपको ये कहूं कि धुआं उठा है, तो जाहिर सी बात है आग लगी होगी। जब खुद पूर्व मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर वो भी इस बात को कह रहे हैं कि टाइम आने दीजिए, संभावनाएं बनी रहती हैं, उस तरीके की चीजें। मनोहर लाल खट्टर को तो यही पता नहीं था कि तेरे को हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे। एक 4 इंच का लेटर उनके हाथ में पकड़ा दिया कि ये राजभवन में चले जाइए और अपना इस्तीफा दे आइए, कि वो बीजेपी है। आप उनको ये कहो कलोई में भेजो मनोहर लाल खट्टर के लिए। इनको कहो आ रहा, मैं भी पीछे गाड़ी लेके मैं भी पीछे जाऊंगा। आ जाओ, मैं अपना कुर्ता पजामा डाल के बाहर खड़ा मिलूंगा। आ जाओ, खट्टर साहब को कहो एक ही गाड़ी में चलेंगे, मेरे को तो दूध पिलाएंगे। अगर इसको मैं कहना नहीं चाहता। रणवीर सिंह के हमारे पिताजी फॉलोअर हुआ करते थे, उनके सपोर्टर हुआ करते थे। मैंने तो अपने हाथों से तो स्वर्गीय रणवीर सिंह को खाना खिला रखा है, उनके पांव दबा रखे हैं। उनकी माँ मेरे से लाड किया करते सारे। टिकट दिलवावे तो भूपेंद्र दिलवावे, जितवावे तो भूपेंद्र जितवावे। चलिए, ऐसी बेबसी भी नहीं देखी होगी। जो योद्धा रण में लड़ने वाले थे, आज बैठ के युद्ध को देखने लग रहे हैं। सर, ये शिकायत है या सेटिस्फैक्शन है? नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा जी, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के स्टार कैंपेनर भी हैं। उनसे बात करेंगे तमाम राजनीतिक परिदृश्य को लेकर, जो आजकल चुनाव के संबंध में भी है और नेताओं की बयानबाजी को लेकर भी है। बत्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, कांग्रेस के आप स्टार कैंपेनर हैं जी, और कांग्रेस के नेताओं की पिछले कुछ दिनों से लगातार बड़ी बड़ी बयानबाजी चल रही है, और बयानबाजी भी ऐसी कि जिनको काउंटर किया जा रहा है बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा। जैसे नौकरियों को लेकर जो आपके नेता है वो कह रहे हैं कि बंदरबाट चलेगी, इतनी वोटों पे एक नौकरी दे देंगे, इतनी वोट लेके आओ। चाहे वो शमशेर गोगी हो, कह रहे हैं कि अपना घर भरेंगे, पहले रिश्तेदारों का घर भरेंगे। चाहे फिर एनआईटी से नीरज शर्मा हो या कुलदीप शर्मा हो, तमाम बयानों को भारतीय जनता पार्टी उछाल रही है आपके विरोध में, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकार जी 2 ही बातों पे लगी है। एक तो सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, कास्ट लाइन पे, भाई भतीजावाद पे, ठीक है, और दूसरा उनके पास अपना कोई इशू नहीं है। दूसरों को कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़े नेता की अनदेखी हो रही है, टिकटें नहीं मिली हैं, अब उनको वेलकम करते हैं, शैलजा बहन जी का नाम दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती ये क्या उनके भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है? आप अपनी पार्टी को देखिए ना। आप दूसरों पे शीशे के महल में रहने वाले कभी दूसरों पे पत्थर फेंकते हैं? दूसरे मौका देंगे तो फिर वो राजनीति करेंगे। मैं बात अब प्रचार प्रसार में इनसे पूछ के जाएंगे। वो जारी है, वो प्रचार भी कर रही है, और वो अगर एक दिन के लिए किसी वजह से घर पे है कोई काम करने के लिए, तो ये टूर प्रोग्राम उनका बनाएंगे। मेरे कहने का भाव ये है कि आप अपने तक रहो ना। कभी तो बात ले आएंगे, अशोक तंवर का बड़ा इशू उठाया। अब अशोक तंवर कहाँ है इनकी पार्टी में? है कहीं? लोकसभा की टिकट दे दी, हार के बैठ गए, खत्म। ये पार्टी मां सिवाय इनको, अब आप नैब सैनी जी का भाषण सुनिए, रोहतक में 3 बार आ चुके हैं। इस हफ्ते के दौरान मनोहर लाल जी खट्टर भी आ चुके हैं। ये क्या बयान देते हैं? ओ, मिर्चपुर कांड याद है आपको? ये बयान देंगे। ओ, जाट आरक्षण के दिन याद है आपको?
सारा हरियाणा जल गया था। अरे कोई पूछने वाला हो इनसे, अरे आपको शर्म नहीं आती ये कहते हुए? हु वाज द चीफ मिनिस्टर? मुख्यमंत्री प्रदेश का कस्टोडियन होता है। मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को संभालना, कंट्रोल करना। अगर नुकसान हजारों करोड़ का हुआ है, जिम्मेवार कौन है? मुख्यमंत्री। अगर कास्ट लाइन के ऊपर दंगे भड़के हैं, जिम्मेवार कौन है? मुख्यमंत्री। अगर थाने बंद हैं और पुलिस लाइन को भी ताले लगा दिए गए हैं, जिम्मेवार कौन है? मुख्यमंत्री। मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, कोई ये सवाल करता नहीं है। एक बार मेरे साथ मनोहर लाल खट्टर जी को डिबेट में बिठा दीजिए, मैं चैलेंज करके कहता हूं। प्रकाश कमेटी का गठन किसने किया? सर्वमाननीय पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी खट्टर ने, ठीक है। उनके साथ केपी सिंह को एज ए एसोसिएट, जो अब हमारे रिटायर्ड डीजीपी हैं, उनको लगाया, ठीक है। उनको लगाया भी खुद और उनको दत्ता करार दिया, रिफ्यूज भी उनकी कमेटी को खुद कर दिया। आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट छाया नहीं हुई। कौन जिम्मेवार? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता, पता लग जाता कि किसने आग लगाई और किसका नुकसान हुआ, लेकिन नहीं। अब मैं कई दिनों से देख रहा हूं रोज, जो सरकार राहुल जी 2 लाख नौकरियां छोड़ गई हो, उस सरकार को क्या कहोगे आप? गैर जिम्मेवार सरकार। आज बेरोजगार युवा सड़कों पे घूमने लग रहा है, कौन जिम्मेवार है? एक। आज फिरौतियां मांग रहे हैं व्यापारियों से, 5-5 करोड़ की फिरौतियां, और वो फिरौती जो मांगने वाले हैं वो मर्डर भी कर चुके हैं व्यापारियों के। अब ये पवन शर्मा एक सीनियर डॉक्टर है न्यूरोलॉजी का, उसके घर बीएसएफ की सारी फोर्स बैठी है, सभी फिरौती मांग रखी है। कौन जिम्मेवार है? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की। लॉ एंड ऑर्डर में फेल, किसान आज भी सड़कों पे है। आज हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये टाइम बाउंड एमएसपी को कानूनी अगर हमने कोई उसको दिया है, राइट दिया है, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। इन्होंने क्या किया? 1000 से ज्यादा किसान सड़कों पे मर गए। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से बौखला चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, बैक फुट पे आ चुकी है। चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, आंगनबाड़ी की हो, ये कौन सी योजनाएं जो इनके एमपी खुद अपनी सरकार पे 300-300 करोड़ के रोहतक के अंदर आपके सामने आरोप नहीं लगाते रहे। सर मैं सारी बातों से आपकी सहमत हूँ, मगर मेरा सवाल ये था कि जैसे ही कांग्रेस के नेताओं को ये लगा कि सरकार आने वाली है, उनके जो बयान है वो कह रहे हैं कि जो नौकरियां, मैं नौकरियों की बात कर रहा हूँ, चाहे शमशेर गोगी का बयान हो, चाहे नीरज शर्मा का बयान हो, चाहे उदय भान जी का बयान हो, मैं उस पर भी आऊंगा। देखिए सुनिए, इन बयानों को अब मैं रिसेंटली, मुझे नाम नहीं याद आ रहा किसने कहा कि आप, मनीष ग्रोवर, कि आप इंटरव्यू का चिट्ठी लेके आ जाना कि आपको इंटरव्यू का लेटर आया है, आपके घर नौकरी की चिट्ठी मिल जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये तो सवाल के बदले नहीं, सवाल के बदले में सवाल नहीं है। वो कह रहा है जो कह रहा है, मैं वो बात कह रहा हूं कि इंटरव्यू का जब आपको लेटर आ जाए, आप आ जाना, नौकरी की चिट्ठी आपके घर में मिल जाएगी। मैं आपको यूट्यूब में दिखा देता हूँ। उसको क्या मानोगे आप? ये एक वोटरों को लुभाने के लिए, अपने अपने लेवल पे लोग अट्रैक्ट करने के लिए। मैं भी एमएलए का चुनाव जीता हूं, मैंने चुनाव लड़े हैं, मुझे पता है कि लोग किस तरह से इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। प्रैक्टिकली वो बातें सच होती हैं क्या? ये पॉइंट की बात है, बताइए जरा।
कब प्रैक्टिकली वो बात सच हुई है? ओनली साइन ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अ साइन ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए इसको आप कोई महत्व ना दो। ये तो एक हर कैंडिडेट, हर लड़ने वाला उनको 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 प्रभावित करता है। ये बात कह के उनको अपने पक्ष में लाने की युक्ति करता है, तो उसको डोंट टेक इट सीरियसली। चलिए मैं इसी में एक सवाल और जोड़ देता हूँ कि ये जो युक्ति है जिसको आप कह रहे हैं कि ये जनता को या अपने वोटर को लुभाने की या प्रभावित करने की एक रणनीति मान सकते हैं इसको, तो क्या जनता इससे प्रभावित होगी? कांग्रेस को फायदा होगा कि नुकसान होगा इस बात से? इससे कोई नुकसान नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस की हवा चल रही है, कांग्रेस एक तरफा बढ़ती जा रही है तूफान की तरह। बीजेपी बैकफुट में है। इसी वजह से हमारे बड़े लीडरों को अपने पक्ष में लाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए बातें कर रहे हैं। शैलजा जैसी लीडर, मैं सवाल कर लेता हूँ, फिर आप शैलजा जी पे आप करिए सवाल। सुनिए, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि ये इनके पास अपने पास कुछ नहीं है, धरातल में कुछ नहीं है, विकास नहीं है। आज अगर विकास हुआ तो 10 साल के कांग्रेस में रूल हुआ, कांग्रेस के राज में हुआ। अगर बाईपासेस बने तो कांग्रेस के राज में बने, IMT बनी कांग्रेस के राज में बनी, हेल्थ यूनिवर्सिटियां बनी कांग्रेस के राज में बनी, कल्पना मेडिकल कॉलेज करनाल में बना कांग्रेस के राज में बना। ठीक है सर। सुनो, मेट्रो आई, बहादुरगढ़, गुड़गांव, चारों तरफ, रोहतक में भी आ जाती, कांग्रेस के राज में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक काम गिना दे, अस्पताल खाली पड़े हैं, स्कूल खाली पड़े, टीचर नहीं है। सुनो, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी गंदा आ रहा है, 1 घंटे की बारिश में पानी खड़ा हो जाता है, 1-1 फुट पानी खड़ा हो जाता है। इनका नाश जावे। जितने पब्लिक डीलिंग के दफ्तर हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ है, चाहे कारपोरेशन है, चाहे तहसील है, चाहे PWD है, भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। क्या पूछते हो? नहीं, सारी चीजें जो आपने कहा कि मैटर करती है, मैं उसको मानता हूं कि चुनाव में मैटर करती है, मगर एक और चीज भी मैटर करती है। चुनाव के टाइम पे आपके बड़े नेताओं के बारे में ये चलाया जाए कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कुमारी शैलजा को लेकर 3-4 दिन से लगातार बीजेपी की IT सेल जो है वो प्रचार कर रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुमारी शैलजा बीजेपी ज्वाइन करेंगी। उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कांग्रेस में उनका महत्व नहीं है, सम्मान नहीं हो रहा। इसको लेकर क्या ये मैटर करता है? मैं राहुल, मैं बताता हूँ आपको, इत्मीनान से सुनिए। मैं कोई जल्दी में नहीं हूं, मैं आपको बड़े तसल्ली से बताता हूँ। आपने अब तक कोई शैलजा बहन जी का कोई बयान सुना? नहीं, बिल्कुल नहीं सुना। एक मेरी बात का जवाब देते जाना। 3.25 लाख वोटों से वो जीतती है, 4 बार की मेंबर पार्लियामेंट है। अंबाला से जीती 2 बार, सरसा से जीती। उनके पिता स्वर्गीय चौधरी दलवीर सिंह लोकसभा के 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, मैं भी 4 बार, हाय सॉरी, पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे। वो मेरे घर के सामने वो फोटो लगी हुई है। वो स्वर्गीय चौधरी दलवीर सिंह की फोटो है। मैं जिले का प्रधान हूँ, CM स्टीफन बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी शैलजा बहन जी से आज भी बात हुई। आई हैड अ टॉक टू हर। वो मर सकती है, कांग्रेस का दामन कभी नहीं छोड़ सकती। शी इज सो डेडिकेटेड, सो कमिटेड टू द पार्टी। लेकिन अगर कोई पीड़ा है, कोई अंदर कोई मन में किसी चीज का दुख है, और वो तो मेरे जैसा आदमी अगर मेरे साथ हो, मैं तो हाइपर, मैं तो 1 मिनट में सड़क पे आ जाऊंगा। मैं तो बगावत भी कर सकता हूं। लेकिन उस लेडी की महानता देखो। एक लफ्ज आपने उनके मुंह से कोई देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ना तो प्रेस को मिल रही है, ना किसी मीडिया वालों को मिल रही है। मान लो उनके सुनिए ना, जाएगी, वो जाएगी और सभी लीडरों के साथ जाएगी। ठीक है। लीडर बड़ा वही है जो विष के प्याले को भी पी जाता है। क्या बात है। सुनिए, शैलजा की मैं अपने मन से इज्जत करता हूँ, बड़ी लीडर है। और उसके ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। सारी IT सेल इसी काम के ऊपर लगी हुई है बीजेपी की। वो वेलकम करते हैं। इस बात का वेलकम करते हो? अरे हमारी पार्टी, हमारी लीडर, आपको क्या लेना देना? आप अपनी पार्टी को संभालिए ना।
कभी नायब सैनी कह रहे हैं, पहले अशोक तंवर की गर्दन काट दी, अब शाहजब। और तुम्हें इतनी तुम्हें हमदर्दी एकदम कहां से जाग गई? इसलिए कि दलित वोट को वो लुभाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि शीशे के महलों में जो रहते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। ये चीज इनके उल्टी पड़ेगी जब शैलजा आएगी मैदान में और जब बोलेगी कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जाएगी, फिर इनके मुंह में क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं है। सुनिए, हमारी पार्टी एक है, राहुल गांधी हमारे लीडर है, खड़गे साहब हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, सोनिया जी हमारी सर्वोच्च नेता है। आप देखना, कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ सरकार बढ़ाएगी और बीजेपी बैकफुट पे रहेगी, डबल डिजिट भी पार नहीं करेगी। नोट कर लेना। ठीक है। देखिए, आपने तमाम बचाव भी किया, तमाम बातें भी कही। देखिए, इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई नेता मीडिया को फेस नहीं कर रहा, प्रचार के अंदर नहीं जा रहा, और कहीं ना कहीं अगर मैं आपको ये कहूं कि धुआं उठा है, तो जाहिर सी बात है आग लगी होगी। जब खुद पूर्व मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर वो भी इस बात को कह रहे हैं कि टाइम आने दीजिए, संभावनाएं बनी रहती हैं, उस तरीके की चीजें। मनोहर लाल खट्टर को तो यही पता नहीं था कि तेरे को हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे। मनोहर लाल खट्टर जी को तो यही पता नहीं था कि आपकी फेयरवेल होने जा रही है। भाषण दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। हम दोस्त होते थे, एक ही स्कूटर पे बैठते थे, वो आगे होते थे, मैं पीछे होता था, और जब वो उनकी तारीफों के पुल बांध 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 जब भाषण समाप्त हुआ, एक 4 इंच का लेटर उनके हाथ में पकड़ा दिया कि ये राजभवन में चले जाइए और अपना इस्तीफा दे आइए, वो बीजेपी है। एक सुनो, जब इतने मनोहर लाल खट्टर पॉपुलर थे, उनको चीफ मिनिस्ट्री से क्यों हटाया? हटाया ना, बिल्कुल, 10 इलेक्शन के वक्त हटाया। अब आप उनको ये कहो कलोई में भेजो मनोहर लाल खट्टर के लिए। इनको को आ रहा, मैं भी पीछे गाड़ी लेके मैं भी पीछे जाऊंगा। पहले तो जंपर लेके वो काफला, कॉन्वॉय, एम्बुलेंस, अरे क्या खतरा था आपको? वो एम्बुलेंस, गाड़ियां चल रही हैं, फलाना चल रहा है, कुछ सिंपलिसिटी दिखाओ। अरे प्रचार प्रसार करा करते तुम, एकदम तुम बिल्कुल पागलों की तरह ऐसे जा रहे हो जैसे पता नहीं महाराजा धीराज जाने लग रहा है। अब चलो मेरे साथ, आ जाओ, मैं अपना कुर्ता पजामा डाल के बाहर खड़ा मिलूंगा, आ जाओ खट्टर साहब को एक ही गाड़ी में चलेंगे, मेरे को तो दूध पिलाएंगे। अगर इसको मैं कहना नहीं चाहता, नहीं बता दो। ना मेरे भाई है, फिर भी भाई है, बता दो। मैं दूसरे शब्द में ये है, प्यारे शब्दों में ही कहना, प्यारे शब्दों में ये है कि ये गांव में फेस नहीं कर सकते जिन किसानों को इस बुरी तरह से प्रताड़ना दी गई हो, जिनकी एंट्री पे प्रतिबंध लगाए हों, जो अंग्रेजों ने कभी नहीं किए। 1000 किसान सड़कों पे मर गया हो, और मैं कहता हूं अब तक उधम सिंह का जब जलियांवाले बाग के अंदर जब हजारों लोगों को जनरल डायर ने गोली का निशाना बनाया था, उधम सिंह का कोई रिश्तेदार नहीं मरा था। 7 साल के बाद 7 समुद्र पार करके जनरल डायर को गोली का निशाना बनाया था। क्या किसान भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। एक बार कहो ना मनोहर लाल खट्टर को, छोड़ो आप कलोई को, मैं चले, बादली में चले, अगर वापस उसी कुर्ते पजामे में वापस आ जाए तो मुझे कह देना, जाओ बता दिए बात। आपने पीछे मेरे इंटरव्यू के अंदर एक बयान दिया था, मुझे किसानों से एक बात याद आ गई। आपने बड़े इंपॉर्टेंट लाइन कही थी किसानों को लेकर, जाट को लेकर के, जब हम आए और जाटों ने हमें यहाँ पर गले लगाया, हमें जमीनें दी, वो बड़ा पॉपुलर हुआ और लोगों के बहुत सारे रिएक्शन आए, बहुत सारी फोन कॉल्स आई कि बत्रा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसा है राहुल जी, मैं पता नहीं, लोग, हम 3 बतरे हैं, लोग मुझे देसी बतरा कहते हैं। मैं जाट स्कूल में पढ़ा हूं, मेरे दोनों भाई जाट स्कूल में पढ़े हैं। ठीक है। मैं ये कहता हूं 1947 मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ। 1947 में लाखों की संख्या में लोग यहां आए
और आप किसी रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाओ, बादली में चले जाओ, कलानौर में चले जाओ, महम में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, हमें जो जमीनें अलाट हुई ये तो देहातों में रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी में अलाट हुई। एक इतनी सी पर्ची, इसको अलाटमेंट लेटर कहा जाता था, वो वहां के अफसर ने दिया हुआ है। जो गवर्नमेंट अलग बन चुकी है उसकी रिलायबिलिटी क्या है, लेकिन उस 4 लाइन के लेटर के ऊपर जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान अगर किसी ने दिया है तो उस हरियाणा के उन मेजॉरिटी जाटों ने दिया है, हमें गले से लगाया है, हमारे कारोबार को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दिया है, मार्शल कम्युनिटी है। आप इनका आव भाव, इनका खान पान देखो, हमारे लोगों से मिलता है। सुनो, क्या यहाँ पर पार्टीशन के बाद दलित नहीं आए? क्या यहाँ पर बैकवर्ड नहीं आए? जाट और ये महाजन कम्युनिटी के लोग नहीं आए? रोड भी आए, मजहबी सिख भी आए, हर जाति के लोग आए। मैं कहता हूं कि जो सेकुलर है, जो धर्म निरपेक्षता पे चलता है, भाईचारे को ना टूटने दो चाहे जान चली जाए, मैं तो उस चीज का कायल हूं। और मैं ये कहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी, मेरे ऊपर भी बड़े एफर्ट्स किए गए मुझे बीजेपी में जाने के लिए, मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मैंने कहा नहीं, जिस पार्टी का मेन लक्ष्य भाईचारे को कलंकित करना है, भाईचारे को तार तार करना है, मैं उस पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा। आज ये देश एक, इससे पहले 1947 से पहले ये देश छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था, ठीक है, और अलग अलग रियासतें थी। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, जो भूपेंद्र के पिता जो रणबीर सिंह जी ने संविधान लिखा, उसके अंदर उन्होंने सेकुलरिज्म का लफ्ज दिया कि 36 जाति के लोग, उन्होंने उस वक्त जो बिल्कुल दलित थे उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया, ये सोच के ये भी उसी लेवल में आ जाए। आज इसके ऊपर भी राजनीति करते हैं। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कन्याकुमारी से लेकर पूरे भारतवर्ष में सबको साथ लेके चलती है। इस देश के अंदर 36 किस्म के कस्टम है, 36 किस्म के धर्म है। कोई सिख धर्म को मानता है, कोई जैन धर्म को मानता है, कोई क्रिश्चियन को मानता है, कोई किसी को मानता है। तभी तो सारे एकजुट होकर रह सकते हैं जब हमारा कंट्री सेकुलरिज्म पे खड़ा होगा। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच बिल्कुल इससे भिन्न है। ये देश को बांटने की तरफ चलते हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग इनका मुद्दा है। अब देखो ना, पिछले 1 हफ्ते से ऐसे लग रहा है जैसे शैलजा के लिए तो ये सारी भारतीय जनता, इनसे पूछो, शैलजा तो बेचारी कांग्रेस की सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है, उसका तो पूरी कांग्रेस लीडरशिप, आज वो वर्किंग कमेटी की मेंबर है, आज वो जनरल सेक्रेटरी है, 2 सूबों की प्रभारी है, 4 बार की मेंबर पार्लियामेंट है, 15 साल यूनियन मिनिस्टर रही है। उसका क्या मैच है उसको लेकिन वो टच से मच नहीं हुई। सर, सारी इफ बट छोड़ दीजिए, बता दीजिए कि शैलजा जी नाराज क्यों है? शैलजा कोई नाराज नहीं है। नाराज नहीं है तो बीजेपी को मौका क्यों मिलता ये तमाम चीजें कहने? शैलजा की नाराजगी हो सकता है, जो मैं समझ रहा हूं कि उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से उन्होंने लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी, उकलाना से उस पे भी वो ये कभी तवक्को नहीं करती थी कि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भी कुठाराघात किया जाएगा। अच्छा, मैं औरों का जिक्र नहीं करना चाहता, यूं तो उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, यूं तो उसकी 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन वो बड़े दिल की लीडर है, वो कभी परवाह नहीं करती इन चीजों की। लेकिन उकलाना से उससे उसकी फीलिंग जरूर हर्ट हुई होंगी। ये वो नहीं कह रही, ये मैं कह रहा हूं, हुई होंगी। तो जब आदमी आहत होता है तो एक नेचुरल है
कि वो थोड़ा सा सोचता है कोई बात नहीं, आइसोलेशन में चला जा। ये बड़ी संयम रखने वाली लेडी है, उसमें क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं है, ये हमारे घर का मामला है। कल से एक चर्चा और चल रही है कि हुड्डा साहब शैलजा जी के पास गए, दोनों की एक पिक्चर भी वायरल की जा रही है, कल ही की है या ओल्ड है, क्या है वो? ये मुझे नहीं पता, मैंने भी देखी है वो फोटोग्राफ देखी है। उससे पहले भी हुड्डा साहब ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शैलजा हमारी बहन है और जो शैलजा बहन जी के खिलाफ सीनियर लीडर हैं, जो भी बोलेगा वो कांग्रेस में उसका कोई सरोकार नहीं है, ये भी कहा बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, कोई गलत नहीं कहा, अच्छी बात है। चलिए ठीक है। अब मुझे रोहतक की बता दीजिए, रोहतक के अंदर आपके जो प्रत्याशी हैं वो हैं बीबी बत्रा जी, और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मनीष ग्रोवर जी। किसके हाथ में चौधर लगेगी? ये तो आने वाला टाइम बताएगा। मैं तो बीइंग ए कांग्रेसमैन, आई एम आउट एंड आउट फॉर कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट, और बीबी बत्रा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर ये तो कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस नहीं जीतेगी, या बीजेपी का लीडर भी ये नहीं कहेगा कि बीजेपी नहीं जीतेगी। आप तो बीच की बात कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस जीतेगी, मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस जीतेगी। आज कांग्रेस का एज है, कांग्रेस जीत की तरफ अग्रसर है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखिए, जो यहाँ पर जो रोहतक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से बीजेपी का एक कोर सा वोट बैंक आप मान सकते हैं, फिक्स वोट बैंक, चाहे वो मंगल सेन के वक्त हो, उसके बाद फिर मनीष ग्रोवर को उस चीज का फायदा मिला, तो अब भी क्या वो बेनिफिट मिलने जा रहा है? जो पैट वोटर है या पैट वोट बैंक है बीजेपी का, उसको लेकर देखो, बीजेपी का, मैं फॉर एग्जांपल गांधी कैंप का है, गांधी कैंप की अपनी 16-17 हजार वोट कंसोलिडेटेड है हमारे समाज की, पंजाबी समाज की। तो वहां जितना मैंने पिछले 50-60 सालों से देखा है कि एक कोठड़ी बीजेपी की है, दूसरा घर कांग्रेस का है, एक बीजेपी का, दूसरा कांग्रेस का है, पार्टी लाइन के ऊपर वो बटे हुए हैं। इसीलिए मैं अपने समाज का कहता था कि हमारे में यूनिटी क्यों नहीं होती, क्योंकि ये पार्टी लाइन के ऊपर डिवाइडेड है। मंगल सैन यहाँ से 7 बार एमएलए बने, बेसिकली यहाँ से बीजेपी का गढ़ माना जाता था। रोहतक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मंगल सैन जी, तो इसलिए बीजेपी का अपना वोट बैंक है, ट्रेडिशनल वोट बैंक है, तो उसका फायदा मनीष ग्रोवर को है ही है, कांग्रेस का भी है। ये तो कांग्रेस का जो ये तो कंट्रोवर्सी बन जाएगी कि उसका फायदा मनीष ग्रोवर को है, लोग इतनी लाइन काटेंगे और प्रचार करेंगे। देखिए, बत्रा साहब खुद कांग्रेस के स्टार कैंपेनर है। नहीं, मैंने आपने जो सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया है। आपने सवाल किया है कि बीजेपी का यहाँ कमिटेड वोट है, मैंने कहा यस है, मैं इसको कैसे झुठला सकता हूँ। उसका फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी के कैंडिडेट को मिलेगा। हमारा जो ट्रेडिशन वोट है कांग्रेस का, उसका फायदा बीबी बत्रा को मिलेगा। लेकिन इस इलाके में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा प्रभाव है। भूपेंद्र हुड्डा 3.5 लाख वोटों से विजयी हुए। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड ये है कि आज 4 बार बाप बेटा मेंबर पार्लियामेंट बन रहे हैं। ऐसे ही बन रहे हैं क्या? उनका प्रभाव है। बिल्कुल। यही भूपेंद्र हुड्डा 1991 में मैं और वो, जब मैं एमएलए का लड़ रहा था, वो लोकसभा का लड़ रहे थे, 46,000 वोटों की लीड हुई थी शहर से। तो इसलिए चौधरी रणबीर सिंह जी का कुनबा ये एक सेकुलर कुनबा है। इनका सभी जातियों के अंदर अपना असर है, प्रभाव है, उसको नहीं झुठला सकते। तो वो उसका फायदा बीबी बत्रा को मिल रहा है। चलिए ठीक है, शादीलाल बत्रा को भी मिला, मेरे को भी मिला। यहां से बगैर उनके इन्फ्लुएंस के ना तो किसी को टिकट मिलती, ना कोई बन सकता। कांग्रेस में नहीं बन सकता। मैं बता रहा हूं और अपना इसीलिए कई बार मेरे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेद भी हो जाते हैं विचारधारा में। अब फिलहाल तो नहीं है या है ना? अब नहीं है, अब तो मैंने पक्का फैसला कर लिया। वो 78 साल में एंटर करके मैं 78 साल पूरे करने जा रहा हूँ। पुराने बहुत पारिवारिक संबंध है।
तो रणवीर सिंह के हमारे पिताजी फॉलोअर हुआ करते थे, उनके सपोर्टर हुआ करते थे। मैंने तो अपने हाथों से तो स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह को खाना खिला रखा है, उनके पांव दबा रखे हैं, उनकी माँ मेरे से लाड किया करते सारे। तो अब नहीं, अब मैंने मन बढ़ा लिया। मेरे कोई तो कहा हुड्डा साहब ने, यार बतरा तू चुनाव ना लड़। आपने एक्सेप्ट कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। कारण है ना तो मुझे कोई टिकट दिलवा सकता, टिकट दिलवावे तो भूपेंद्र दिलवावे, जितवावे तो भूपेंद्र जितवावे। चलिए, ऐसी बेबसी भी नहीं देखी होगी। जो योद्धा रण में लड़ने वाले थे आज बैठ के युद्ध को देखने लग रहे हैं। सर ये शिकायत है या सेटिस्फैक्शन है? ये या मजबूरी का संतोष करना पड़ रहा है? ठीक है, ठीक है। चलिए, मैं भूपेंद्र हुड्डा से इमोशनली कनेक्ट हूँ, अटैच्ड हूँ, उसके परिवार के साथ हूँ। परमात्मा उसकी सेहत ठीक रखे और आई एम विद देम। चलिए ठीक है। मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ। रोहतक की जो जनता है, रोहतक विधानसभा क्षेत्र की, उनके लिए विधायक कौन ठीक है, इंडिविजुअल या व्यक्तिगत तौर से मैं आपसे जानना चाहूँ। बीबी बत्रा अच्छे डिजर्व करते हैं या फिर मनीष ग्रोवर डिजर्व करते हैं? देखो उसके लिए तो मैं ठीक हूँ। प्रश्न आपने बड़ा, भाई कांग्रेस के कैंडिडेट बीबी बत्रा वही डिजर्व करते हैं, वही एमएलए बनने चाहिए। मैं पार्टी लाइन को चाहता हूँ। मैं कहता हूँ बीजेपी जानी चाहिए, पार्टी आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस के कैंडिडेट बीबी बत्रा, इसलिए मेरी पसंद भी वही है। एक बात। दूसरा, मैं किसी से पर्सनल कोई द्वेष नहीं रखता हूँ। अब मनीष ग्रोवर है, मेरा रिश्तेदार भी है, मेरा अजीज भी है, मेरी इज्जत करता है। मैं कभी भी उसका नाम लेके उसको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता। पार्टी लाइन के ऊपर बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है। कांग्रेस के विचार ठीक है। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, वो कभी धर्म को बीच में नहीं लाती है, कभी वो सोशल इंजीनियरिंग का खेल नहीं खेलती है। मेरा विचारधारा बड़ी भिन्न है। बस जहां तक ये है कैंडिडेट कौन ठीक है, कैंडिडेट तो कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं तो पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूं। जब ये मनीष ग्रोवर मंत्री था, हटने के बाद मनीष ग्रोवर फीता काटता और अपोजिशन के लीडर तालियां बजाते। मैं उसको कहता था ये क्या है, व्हाट इज दिस। जहां तक ठीक की बात है, ठीक तो मैं हूं। मेरे को बना के देखो। लेकिन कोई नहीं, मैं अब जो है बिल्कुल ब्लाइंडली आई एम फॉर कांग्रेस पार्टी। आई विश कांग्रेस का प्रत्याशी बीबी बत्रा यहाँ से विजयी हो। ठीक है। कभी देखिए इंडिया के अंदर कहा जाता था, हिंदुस्तान के अंदर के इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। क्या हरियाणा में भी आजकल यही कहा जा रहा है कि हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज हुड्डा? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता। कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है जिसके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी के लीडर है, उदय भान जी पीसीसी के प्रेसिडेंट है, बाबरिया साहब प्रभारी हैं, शैलजा जी सीनियर लीडर है और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज दो स्टेटों की है, वर्किंग कमेटी की मेंबर है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ये हमारी कांग्रेस है। चलिए, आपने वक्त दिया और आपने तमाम चीजें साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। चलिए, ये थे हमारे साथ सुभाष बत्रा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस एक है, एकजुट है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो कुमारी शैलजा हो। और बीजेपी पर जहां तक बत्रा साहब की बात है, बत्रा साहब ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है, उनका फेलियर या तमाम चीजें, उनकी असफलताओं का यहाँ पर जिक्र किया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।